और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले ओपीएस को लेकर राहुल गांधी के बयान की बात करते हैं। ओपीएस पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। हिमाचल में ओपीएस ही जीत की वजह नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा। राहुल गांधी ने कहा कि ओपीएस की वजह कर ही सिर्फ जीत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ओपीएस को जीत की वजह बताना साइंटिफिक नहीं। राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। रघुराम राजन से ओपीएस पर कोई बात नहीं हुई, राज्य सरकार अपने स्तर पर करेगी फैसला। ओपीएस पर राज्य सरकार करेगी फैसला, राहुल गांधी ने कहा। और जयपुर में न्यूज 18 के सवाल के जवाब में बोले राहुल गांधी। सत्ता में आए, कल आप रघु राजन सर से मिले हैं, उनसे आपकी बातचीत, ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट की कि बहुत बड़ा हिमाचल में आप ओपीएस के कारण आए। ये मतलब साइंटिफिक एनालिसिस किसी ने नहीं किया है। उसका एक बड़ा रोल रहा होगा। गहलोत साहब भी कई बार गए, उन्होंने ओपीएस की बात कही, लेकिन कई अर्थशास्त्री उसके विरोध में, उसके खिलाफ हैं। कल आपकी रघुराम राजन साहब से लंबी बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं हुई, मगर हमारी जो जनरल अप्रोच होती है, जो हमारी स्टेट लीडरशिप नॉर्मली जो स्टेट लीडरशिप करना चाहती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको देते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हर स्टेट को ये करना है। हम सेंटर से एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, बट जनरली हम स्टेट्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से अपनी सरकार चलानी पड़ती है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सचिन शर्मा, हमारे संवाददाता। सचिन, किस तरह से ओपीएस पर सवाल को राहुल गांधी ने लिया है और जो कुछ उन्होंने कहा है ओपीएस के सवाल पर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो राजस्थान ने सबसे पहले लागू की। उसके बाद जब कैंपेनिंग हुई हिमाचल में, तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था। कर्मचारी खुल के साथ आया कांग्रेस के, क्योंकि ओपीएस हर कर्मचारी चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम उसको दी जाए। 2013 के 3 के बाद से जो है माफी 13 के बाद से एनपीएस लागू हो गया था। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने स्टेप उठाया, और जब भी मैनिफेस्टो बना उसमें ओपीएस की बात कही गई। कल क्योंकि एम रघुराजन से मिले हैं राहुल गांधी, लंबी चौड़ी वार्ता की, उनका इंटरव्यू भी उन्होंने जारी किया। और रघुराजन अर्थशास्त्री माने जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर थे। तो सवाल यही था कि क्या ओपीएस, जिसका अन्य अर्थशास्त्री विरोध कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि कई अर्थशास्त्रियों ने इसका लंबा चौड़ा विरोध किया, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो केंद्रीय वित्त आयोग के जो चेयरमैन है एनके सिंह, उन्होंने अपनी चिंता जताई थी इस बारे में ओपीएस को लेकर। इसके अलावा कई इकोनॉमिस्ट थे जो कह चुके हैं कि ओपीएस जो है राज्य सरकारों पे भार डाल रहा है। तो राहुल गांधी से सवाल किया तो कोई सीधा जवाब वो नहीं दे पाए। ना तो उन्होंने ये कहा कि ओपीएस सही है उनकी नजर में, ना उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने ये रास्ता निकाला और स्टेट्स पर इस बात को डाल दिया कि ये स्टेट का फैसला है। अगर स्टेट अपने यहाँ लागू करना चाहता है, उसके पास फाइनेंशियल चीजें हैं, अगर वो कर सकता है, तो हम उसमें केवल सुझाव अपना दे सकते हैं, सही है गलत का। एम रघुराजन को लेकर उन्होंने कहा कि रघुराम राजन को ने इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई जी। लेकिन तो अब बड़ा सवाल ही बनता है कि कल परसों उन्होंने बातचीत की थी रघुराम राजन के साथ। उसके बाद जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा आर्थिक मसलों पर बातचीत हुई, निवेश कैसे लाया जाए इस पर बातचीत हुई, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत हुई। तो जो ओपीएस है वो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बर्डन डालेगा राज्य सरकार के ऊपर। कर्मचारी इससे खुश होंगे, पॉलिटिकल एजेंडा है और काम भी कर रहा है। हिमाचल में सरकार भी आई है, एक बड़ा रोल ओपीएस का था। हालांकि केवल ओपीएस की वजह से सरकार आई, इस बात से राहुल गांधी इंकार कर रहे हैं। लेकिन आज क्या वो ओपीएस के पक्ष में है या नहीं है? क्या बाकी राज्यों में जब चुनाव होंगे, जब विधानसभा में चुनाव में कांग्रेस जाएगी, वहां क्या ओपीएस को सेंट्रलाइज किया जाएगा? क्या चीज का मुद्दा उठाएगी? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ओपीएस को पूरे देश में लागू करें, सेंट्रल कंट्री। अब क्या 2024 में जब आप चुनाव में जाएंगे उसमें ओपीएस के मुद्दे को आगे रखेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग है, 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी अकेले राजस्थान में है। हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद है। पूरे देश के बात करोड़ों कर्मचारी जो चाहते हैं, जो 2013 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उनको एनपीएस में डाला गया, वो चाहते हैं उनको ओपीएस दिया जाए, जिससे कि जब वो रिटायर हो उनको पेंशन मिले, सामाजिक सोशल सिक्योरिटी आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार इस मामले को उठा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल इस सवाल को टाल गए हैं। सवाल करने के पीछे वजह यही थी कि अर्थशास्त्री विरोध कर रहे हैं। रघुराम राजन साहब मिले, उनका क्या सवाल, उनका क्या जवाब था? क्योंकि माना जा रहा है कि
रघुराम राजन जो है वो भी ओपीएस के मुद्दे पे कभी सीधे तौर पे राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे सरकारों का कर्ज बढ़ा है। राजस्थान में ओपीएस के लागू करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जितनी जन कल्याणकारी योजना लागू होती है उस पर सरकार को बटन आता है। और आपको जहां को प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि रेवड़िया बांटना बंद कीजिए, तो उन्होंने इसी संदर्भ में कही थी कि मुफ्त दवा, मुफ्त शिक्षा, ओपीएस जैसी योजनाएं जो है वो रेवड़ियों की तरह उनका इस्तेमाल किया था। और उस कोड को जो है कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव में भी जमकर उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री वो सामाजिक सुरक्षा नहीं देना चाहते, ना कर्मचारियों को देना चाहते, ना पेंशनर को देना चाहते, लेकिन सरकार देना चाहती है। अब जब राहुल गांधी अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में बात कर रहे हैं, तो सवाल लाजमी हो जाता है कि ओपीएस क्या पॉलिटिकल एजेंडा ही है कांग्रेस का, या उसका कोई मैकेनिज्म कांग्रेस तैयार कर रही है, ढूंढ रही है, जैसे कि 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस जाती है तो उसको लागू कर सके। देखिए, चुनावी वादा करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको लागू करना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जी तो सचिन, एक तरफ तो जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे जब हमारे दिल्ली के संवाददाता ने और जब हिमाचल के संवाददाता ने सवाल किया तो उनका तो यही कहना था कि हम अपनी पहली बैठक में जो हमने चुनाव प्रचार के दौरान जो 10 गारंटियों का वादा किया था वो तो पूरे करेंगे ही, उसके आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि पहली बैठक में ओपीएस ऐसा लगता है कि संभव नहीं आ रहा है इस पर बड़ा कोई फैसला लेना या ऐलान करना हिमाचल की सरकार के लिए? नहीं, देखिए, सरकार के लिए मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओपीएस आज लागू किया जाएगा तो देना ओपीएस को आज नहीं है सरकार को। राजस्थान में भी जब पिछले बजट में ओपीएस लागू हुआ था तो जो कर्मचारी इस समय कार्यरत है जिसको ओपीएस का लाभ मिलेगा तो 2032-33 में जाके मिलेगा। तो सरकारों पे बर्डन आने वाली सरकारों पे आने वाला है इस चीज का बर्डन। अभी कुछ कर्मचारी जो अब रिटायर हो रहे हैं वो सभी कर्मचारी वो हैं जो 2013 के पहले का अपॉइंटी है, वो ऑलरेडी ओपीएस के अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी कानून लेके आए थे जिसके अंदर उन्होंने 2013 के बाद से भर्ती होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस में डाल दिया था, माफ कीजिएगा एनपीएस में डाल दिया था, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। पूरे देश में इसका विरोध हुआ क्योंकि उसके अंदर पेंशन जो मिलती है रिटायर होने के बाद वो नहीं मिलती है। तो 2013 के अपॉइंट होने के बाद हिमाचल में कितने कर्मचारी हैं, संभवतः बहुत नए कर्मचारी होंगे जिनकी संख्या ज्यादा है, और जो पुराने कर्मचारी उनको वो ऑलरेडी ओपीएस में है। तो इस सरकार पे कोई बर्डन आना नहीं है, ये पॉलिटिकल के क्या हम कह सकते हैं कि मुद्दा है जिसको बुलाया है कांग्रेस ने। तो यही सवाल करने की मुझे भी यही वजह थी कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं इस बारे में। राहुल गांधी अगर आज इस तरह का वक्तव्य देते कि वो इस चीज को सही मानते हैं तो आने वाले 2024 में मान के चला जाता कि शायद ये उस चीज को सामने लेकर आएंगे। अब राहुल गांधी ने बीच का रास्ता निकाला, कहा कि हमने राज्य सरकारों को छोड़ दिया, पूरे फैसले को समझ लगे राज्य सरकार को अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट राज्य सरकार को देखना है, वो ओपीएस लागू करे नहीं करे उसके ऊपर है, लेकिन क्योंकि चुनावी मुद्दा है तो बड़ी आसानी से लागू हो जाएगा। क्योंकि जो रिटायर होंगे कर्मचारी वो आज होने नहीं, तो 2013 में लगा है वो तकरीबन 2025-30 के आसपास या उसके बाद रिटायर होगा, 2032-33 के आसपास कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जो रिटायर होंगे। तो इस सरकार में कोई खास बर्डन आने वाला नहीं है, लेकिन ओपीएस के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस का स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, और यही वजह है कि राहुल गांधी इसको कुछ सीधा जवाब नहीं दे पाए। अब उससे पहले जितने भी सवाल हो रहे थे वो सीधे हम कह सकते हैं कि उनके जवाब वो सहज होकर दे रहे थे, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे ना तो वो ये कह पाए कि वो ओपीएस के पक्ष में, ना वो ये कह पाए वो ओपीएस के खिलाफ है। उन्होंने गेंद जो है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। अब देखना ये होगा कि जब 2024 के चुनाव में कांग्रेस जाएगी तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ओपीएस लागू करे, प्रधानमंत्री मोदी ओपीएस लागू करे, तो क्या सेंट्रल के मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल होगी? और अगर होगी तो उस समय एक सवाल फिर राहुल गांधी के लिए बनेगा कि क्या वो अब ओपीएस को पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं? क्योंकि राहुल जब चल रहे हैं तो वो लगातार कई मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं। रघुराम राजन से जब बहुत शुक्रिया आपका। ये देखना जरूर होगा कि आखिर इस पर फैसला लिया क्या जाता है और राहुल गांधी के इस जवाब को क्या माना जाए, क्या बचने बचाने वाला जवाब है या फिर वाकई उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार पर छोड़ दी है कि वो किस तरह से इस मामले से निपटे। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री समेत हिमाचल के सभी 40 कांग्रेस विधायक शामिल हुए। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। इसके लिए ये सभी लोग राजस्थान के दौसा पहुंचे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल के नेताओं के शामिल होने पर राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक शामिल हुए। राज्य में उनकी मेहनत और तपस्या की सफलता इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल में नफरत की मानसिकता को ठुकराकर प्रगति और प्रेम को गले लगाया है। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। रवि ठाकुर ने राहुल गांधी से हुई मुलाकात के दौरान कहा कि उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में शुरू की है वो काफी सफल हो रही है। बता दें कि इस यात्रा में जहां हिमाचल के 40 कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। नई सरकार बनने के बाद से ही हिमाचल वासियों को सरकार के फुल फॉर्म में आने और उन्हें कैबिनेट की पहले बैठक का इंतजार है ताकि 1 लाख नौकरियां और ओपीएस का वादा हकीकत बन सके। हालांकि कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी यह साफ नहीं है, लेकिन विधानसभा का पहला सत्र कब से शुरू होगा यह साफ हो गया है। पहला सत्र 3 दिनों का होगा जो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। 22 से 24 दिसंबर तक धर्मशाला में 22 को शपथ और 23 को स्पीकर का चुनाव और राज्यपाल का अभिभाषण और 24 को राज्यपाल के अभिभाषण से चर्चा और 22 दिसंबर से सुखू सरकार का पहला विधानसभा सत्र चलने वाला है। साफ सफाई शुरू हो चुकी, रंग रोगन भी होने लगा है। धर्मशाला में तपोवन यानी हिमाचल विधानसभा भवन के कोने कोने को चमकाया जा रहा है। ये तैयारी है उन विधायकों के स्वागत की जिन्हें हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसी विधानसभा भवन में 22-24 दिसंबर तक 14वीं विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसके पहले दिन तो सुखू सरकार का जो विधानसभा सत्र है उसकी तारीख जो है तय हो गई है। शीतकालीन सत्र से जो है आगाज होगा 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक धर्मशाला में तपोवन में जो है विधानसभा सत्र चलेगा। जो अधिसूचना जारी की गई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से 22 दिसंबर को जो है जो विधायक हैं, सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी शपथ होगी और 23 दिसंबर को विधानसभा के स्पीकर का जो है चुनाव होना है। इसके बाद 23 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होना है। 24 दिसंबर को जो है कुछ शासकीय कार्य जो है निपटाए जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। जो प्रस्ताव जो सदन के नेता वो रखेंगे वो पारित यहाँ पर होगा। 22 दिसंबर को नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 23 दिसंबर को पहले स्पीकर का चुनाव होगा, फिर सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 24 दिसंबर को जरूरी शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे।
और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधानसभा का नया स्पीकर कौन होगा ये साफ नहीं है, लेकिन बतौर प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस के सीनियर लीडर चंद्र कुमार विधायकों को शपथ दिलाएंगे। के लिए जो 22 दिसंबर का दिन है, जिस दिन आगाज होना है, प्रोटेम स्पीकर जो चंद्र कुमार बनाए गए हैं, वो जो सभी सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलवाएंगे। तो सुक्खू सरकार का पहला सत्र जो है धर्मशाला में होगा, तपोवन में होगा। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और वहीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, जल्द ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कर्ण नंदा का कहना है कि हाईकमान से आदेश आने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक अटकलों की बात करें तो सतपाल सत्ती, विपिन परमार और विक्रम सिंह में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। ये निर्णय हाईकमान का होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व है वो बताता है कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनना है। उसके लिए कुल मिला के एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में पहले तो पर्यवेक्षक लगते हैं, जिनको ऑब्जर्वर्स कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश आएंगे और वो एलओपी जो बैठक होनी है, हमारी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें एलओपी का चयन होना है, उसके अंदर भाग लेंगे। और उसका जो डेट है, तो तिथि है, वो मुझे लग रहा है जल्दी ही तय होएगी, क्योंकि 22 तारीख को विधानसभा तय हो चुकी है और जैसी ही वो डेट तय होगी उसके अंदर वो निर्णय सामने निकल कर आएगा। धर्मशाला में 21 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से आभार रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी की तरफ से कांग्रेस की जीत के लिए जनता का आभार जताया जाएगा। यह रैली सुबह 11 बजे जोरावर स्टेडियम में होगी, जिसकी जानकारी सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने दी। ये एक फैसला लिया है सभी विधायकों ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो सेशन के लिए अभी धर्मशाला जाने वाले हैं, 22, 23, 24 का जो सेशन विधानसभा का धर्मशाला में होगा, और मुख्यमंत्री जी की ये पहली जो है यात्रा होगी धर्मशाला की या कांगड़ा जिला की, तो सभी कांगड़ा जिला के लोगों की और कार्यकर्ताओं की और विधायकों की एक इच्छा है कि वो जो है एक धन्यवाद रैली के रूप में इसको एक करना चाह रहे हैं, जो 21 तारीख को तय हुई है धर्मशाला के अंदर। और एक और फैसला भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भी जिला में पहली बार जाएंगे, वहां इस प्रकार की रैलियों का आयोजन हर जिला में जो है धन्यवाद रैली करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं बिलासपुर में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के बंद होने का मामला भी अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नई सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम है, यानी कि इंडस्ट्रीज बहुत कम है। अगर बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में कोई इंडस्ट्री है तो सीमेंट इंडस्ट्री है, और सीमेंट इंडस्ट्री का बंद होना, हजारों लोगों का रोजगार बंद होना, इस बात को समझना चाहिए सरकार को, और सारा काम छोड़ करके तुरंत मध्यस्थता करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को रोजगार मिला है, जिनका आय का सारा दारोमदार जो है इन इंडस्ट्रीज पर है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो लोग हैं, तुरंत करना चाहिए, ताकि हिमाचल में सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रकार की परिस्थिति ना हो कि इंडस्ट्री सरकार के बनते ही जो है संकट में आ गई और इंडस्ट्री यहाँ से जाने का मन करे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और नालागढ़ में रातों रात फैक्ट्रियों में ताला लगाने के अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। नया मामला ठेड़ा का है, जहां एसी बनाने वाली फैक्ट्री ने रातों रात कंपनी को ताला लगा दिया और मालिक रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद 70 से ज्यादा मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हर रोज की तरह जब मजदूर कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि फैक्ट्री बंद है और मैनेजमेंट ने किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी है।
इस तालाबंदी से गुस्साए 70 से ज्यादा मजदूरों ने कंपनी के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मजदूरों ने लेबर इंस्पेक्टर से भी कंपनी मैनेजमेंट और मालिक के खिलाफ शिकायत की है। मजदूरों ने कहा कि अगर जल्द ही उनका फुल एंड फाइनल हिसाब नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन कंपनी के बाहर करेंगे। वहीं जब इस बारे में कंपनी के HR मैनेजर पवन यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऑफ सीजन होने की वजह से कंपनी में काम कम है और मजदूरों को 2 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। जितने भी मजदूर कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वो सभी ठेकेदार के कर्मचारी हैं। सर ये कंपनी है स्प्रोज, ठीक है जी, इनका डेंसो और मारुति के साथ टाई अप है और ये कम से कम 3 साल से चल रही है जी कंपनी। तुम्हारा PF ये सही सारा कुछ कट रहा है, बट अभी रिसेंटली 12-13 तारीख से हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने और इन्होंने बोला कि हमारी कंपनी में काम नहीं है तो आपको हम निकाल रहे हैं। तो इन्होंने लास्ट टाइम 13 तारीख को हमें बोल दिया कि अभी आपकी हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है तो आपको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने उसके बाद हमने मीटिंग की, इनके साथ बैठे कि हमारा जो भी हिसाब था हमारा पूरा क्लियर करो। तो इन्होंने अभी तक कोई इनका डिसीजन नहीं आया हमारे पास। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रशासन से मांग करते कि कोई सारा कुछ क्लियर हमारा कर दें। हमारी मांग ये है सर कि 1 महीने का अगर इन्होंने 15 तारीख को डिसाइड कर ही लिया था कि कंपनी को इन्होंने बंद करना है तो हमको 1 महीना पहले ही नोटिस दे देते उस बात का कि हम लोगों ने कंपनी बंद करनी है। तो नोटिस लगा के हम लोग अपना जो भी है क्लियर करके, हमारा जो भी बनता है जितना भी है वो क्लियर करके हमारा सारा जो कर देते हमारा। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यहां इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप तैयार करने की बात चल रही है, जिसे लेकर डीसी रामकुमार गौतम की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में डीसी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह चिन्हित करने को कहा है, जिसे लेकर नाहन प्रशासन भी तेजी से काम में जुटा है। जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के लिए जो बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ ही चर्चा की गई कि आप अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने ऑफिस के बाहर जो है एरिया सेलेक्ट करें, आइडेंटिफाई कर लें, ताकि वहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाए, जिसके लिए 200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता है। आने वाले समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेसिव वे में है और इन व्हीकल से कोई पोल्यूशन होने की संभावना नहीं है। और सरकार की मंशा भी यही है कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं या जो गवर्नमेंट हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो है सबसे पहले जो है सारे व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रिप्लेस किया जाए। सोलन में किसानों को अब नई सरकार से वादे पूरे करने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि सालों से लंबित मांगों को अब कांग्रेस सरकार पूरा करेगी और उनकी आय बढ़ाने के लिए भी कोई पहल करेगी। इसके अलावा किसानों का कहना है कि सोलन की नकदी फसलें टमाटर, मटर और लहसुन है, लेकिन इन फसलों पर अभी तक कोई भी समर्थन मूल्य नहीं मिला है, लेकिन उन्हें कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। हमारी ये उम्मीद है कि हमारे को फसलों के अच्छे दाम मिले। हम तो ये गुजारिश कर सकते हैं जो नई हमारी सरकार आई है कि हमें अच्छे दाम मिले फसलों के। अभी तक गोभी का कोई रेट नहीं है और मटर का भी बिल्कुल ही डाउन है रेट। हर फसल का जो है रेट डाउन है। इसमें हर किसान भाई जितने भी है हमारे सबको मतलब ये है कि जो लोग फसल लगाते हैं हर इंसान को यही मतलब किसानों को यही इसमें उम्मीद होती है कि हमें अच्छे रेट मिले। हमें उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमारे को फसलों के अच्छे दाम मिले, क्योंकि हम किसान है, हम यही चाहते हैं कि हमारे को फसलों के अच्छे दाम मिले। किसान को जो देखो बहुत दिक्कत आ रही है, दवाइयों का खर्चा ही बहुत है और या मंडी तक लाने का खर्चा बहुत है और फिर भी एक रेट नहीं मिल पा रहा है। किसान चाहता है कि हमारे को एक उचित दाम मिले, फिर वो भी नहीं मिल रहा है। जो इन्होंने वादे किए हैं किसानों के लिए, जो कोई अच्छा करे उसके लिए सबका बढ़िया है, अच्छी बात होगी अगर करते हैं। अगर पहले की तरह ही हुआ था तो किसान तो ऐसे ही मारा जाता है। देश मूल्य चाहिए जी। अब कई बार टमाटर 50 रुपए नहीं बिकता, कई बार 1000 रुपए बिक जाता है। तो आजकल दवाइयों का इतना खर्चा भी जिम्मेदार कहाँ से पूरा कर पाएगा। तो एक बीच का ये ऐसा होना चाहिए, मिनिमम इतना तो बिकना ही चाहिए, समर्थन मूल्य कुछ तो होना। शिमला में इस बार व्हाइट क्रिसमस मनाने का अरमान अधूरा रह सकता है। यहां बर्फबारी के बीच क्रिसमस का जश्न
अनोखा होता है, लेकिन इस बार मौसम ऐसा है कि हर रोज चिलचिलाती धूप नजर आ रही है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो शिमला में तापमान 6 डिग्री से बढ़कर 20 डिग्री पहुंच गया है, जो दिसंबर महीने में 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। यहां 21 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। Plus reporters